छात्र नमस्कार। आज हम बात करेंगे विलयन की। जैसा कि आप जानते हैं, अधिकांश रासायनिक क्रियाएं विलयन में ही संपन्न होती हैं। इसलिए जब भी हमें कोई मात्रात्मक गणना करनी होती है तो हमें विलयन की सांद्रता की आवश्यकता होती है, उसकी शक्ति की आवश्यकता होती है। आज हम उसको विलयन की सांद्रता मापने वाले जो कुछ तरीके हैं उन तरीकों को व्यक्त करने समझेंगे कि विलयन की सांद्रता को कैसे कैसे अपन व्यक्त करते हैं और उसको हम कैसे ज्ञात करते हैं। आइए सबसे पहले हम बात कर लें विलयन क्या है। वैसे आप जानते हैं, फिर भी हम संक्षेप में दोहरा लें तो जो विलयन है वो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण होता है। इसकी अवस्था कुछ भी हो सकती है, लेकिन विलयन ऐसा होता है कि समांग होता है, यानी इसके सभी अंग समान होते हैं और इसको हम देख करके अलग अलग डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते हैं कि इसमें क्या क्या घुला हुआ, क्या क्या चीज़ें हैं। तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण विलयन कहलाता है। अब विलयन में कई घटक हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे द्विअंगी विलयन की, यानी इसमें दो घटक वाले विलयन की बात करेंगे और मोस्टली हमारा पाला उसी से पड़ता है। तो जो दो घटक होते हैं उनमें से हम एक को विलेय कहते हैं, दूसरे को विलायक कहते हैं। तो इसकी पहचान के लिए हम थोड़ी सी गाइडलाइन की चर्चा यहाँ कर लें। जब विलयन अलग अलग अवस्था वाले पदार्थों से मिलकर बनता है तो जो विलयन की भौतिक अवस्था है उसके समान भौतिक अवस्था वाले घटक को हम विलायक कहते हैं। यानी विलायक किसको कहते हैं? जिसकी भौतिक अवस्था विलयन की भौतिक अवस्था के समान होती है उसे हम विलायक कहते हैं, और जिसकी अवस्था भिन्न होती है उसे हम विलेय कहते हैं। जैसे पानी में शक्कर अगर हमने विलेय की है तो आपको पता है शक्कर का जो शरबत होता है वो लिक्विड होता है, द्रवावस्था में रहता है, इसलिए द्रवावस्था वाला घटक जो जल है वो जल होगा विलायक, और शक्कर क्योंकि सॉलिड होती है शक्कर हो जाएगा विलेय। और यदि मान लीजिए कि दोनों पदार्थ यानी जो दोनों घटक हैं वो एक ही अवस्था की हैं, तो इसमें जो अधिक मात्रा में होगा घटक उसको हम विलायक कहेंगे, और जो घटक कम मात्रा में होगा उसे हम विलेय कहेंगे। जैसे मिश्र धातुएं हैं तो उसमें धातुएं दोनों ठोस होती हैं, या दूध और पानी का मिश्रण है उसमें दोनों द्रव होते हैं, तो इसमें जो अधिक होगा वो विलायक कहलाएगा और जो कम मात्रा में होगा वो विलेय कहलाएगा। अब हम विलयन की सांद्रता की बात करेंगे। तो जब हम इसको नाप नहीं पाते, केवल गुणात्मक बात कर रहे हैं, यदि गुणात्मक सांद्रता की बात करें तो सबसे आसान या सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाला टर्म है तनु विलयन और सांद्र विलयन। तनु यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन। जब विलायक की तुलना में विलेय की मात्रा बहुत कम होती है तो उसे हम तनु विलयन कहते हैं। यानी पानी में हमने बहुत थोड़ा सा नमक घोल दिया तो उसे हम तनु विलयन कहेंगे। या हमने तनु अम्ल पढ़े होंगे, तनु H2SO4 है या तनु HCl डाइल्यूट HCl है। इनमें क्या होता है, अम्ल की मात्रा बहुत कम होती है, पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो ये तनु विलयन कहलाते हैं। इसकी तुलना में सांद्र विलयन क्या होते हैं? जब विलायक की तुलना में विलेय की मात्रा पर्याप्त होती है तो सांद्र विलयन कहलाता है। शक्कर की चाशनी बनाते तो वो सांद्र विलयन हो जाता है, जितना अधिक घुलते जाते हैं विशेष विधियों द्वारा तो वो सांद्र विलयन हो जाता है। या सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल आपने पढ़ा होगा, कंसनट्रेटेड ऐसे लिखते हैं। तो इसमें क्या होता है, अम्ल की मात्रा पर्याप्त होती है तो ये सांद्र विलयन हो गया। मैंने इसमें कोई इसकी मात्रा निर्धारित नहीं होती है, केवल एक गुणात्मक पहचान होती है इसकी। तीन शब्द और प्रयुक्त होते हैं, संतृप्त, असंतृप्त और अतिसंतृप्त विलयन। तो संतृप्त का मतलब होता है पूर्ण। हम संतृप्त को इस तरह समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपको भूख लगी है और आपकी भूख 6 रोटी में पूरी हो जाती है, यानी आप पूरे संतुष्ट हो जाते हैं। और यदि आपने पूरी 6 रोटियां खा ली तो आप संतुष्ट हो गए, यानी ये संतृप्त हो गया। यदि मान लो 6 की जगह आपको 4 रोटी ही मिली
या 2 रोटी मिली केवल, तो आप भूखे रह गए, यानी असंतृप्त हो गए। और यदि हमें मान लीजिए किसी ने आग्रहपूर्वक एक रोटी और खिला दी या एक लड्डू और खिला दिया, तो वो अति संतृप्त हो जाएगा। इसी तरह से विलयन में होता है, यदि विलयन में निश्चित ताप पर और अधिक विलयन न घोला जा सके तो ऐसा विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। यानी हम विशेष विधि का प्रयोग ना करें और केवल उसी ताप पर और अधिक विलय घोलें तो फिर उसमें वो घुलता नहीं है, तो ऐसा विलयन संतृप्त विलयन होता है। और यदि निश्चित ताप पर और अधिक विलय घोला जा सके, यानी विलय की मात्रा संतृप्त विलयन की तुलना में कम हो, विलय की मात्रा संतृप्त विलयन की तुलना में कम हो, यहाँ पे कम कर लीजिए, तो ऐसा विलयन असंतृप्त विलयन कहलाता है। अब अति संतृप्त की बात करें तो ऐसा विलयन जिसमें विशेष विधियों द्वारा संतृप्त विलयन से अधिक विलय घोला गया हो, तो अति संतृप्त विलयन कहलाता है। तो ये शांता को व्यक्त करने वाली गुणात्मक मान है। ये कौन कौन हुए गुणात्मक में? एक तो सबसे आसान है तनु विलयन और सांद्र विलयन, दूसरा हो गया संतृप्त, संतृप्त और अति संतृप्त। ये आप लोग पढ़ चुके हैं 9th-10th में। अब हम और विधियों की बात करेंगे तो विलयन की शांता को व्यक्त करने वाले हमारे कोर्स में ये 8 चीज़ें हैं। मूललता, द्रव्यमान प्रतिशत, मूल अंश यानी मूल प्रभाज, नॉर्मलता, आयतन प्रतिशत ppm और शक्ति ग्राम प्रति लीटर में। ये जो पद हैं इनकी बात हम करेंगे। इनमें से आज हम केवल 2 पदों की बात कर रहे हैं। पहला है मूलरता यानी मोलरिटी, इसको हम ग्राम अणुकता भी कहते हैं। इसको कैपिटल M द्वारा व्यक्त करते हैं। मूलरता क्या होती है? विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के मूलों की संख्या मूलरता कहलाती है। विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के मूलों की संख्या। अब हम इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं? जरूरी नहीं है कि हम विलयन को 1 लीटर में ही बनाएं, हम आधे लीटर में बना सकते हैं, 5 लीटर भी बना सकते हैं, जैसी जो आवश्यकता हो वैसी बनाते हैं। तो विलयन के हमें मूलों की संख्या कितनी ज्ञात करना है? विलयन के 1 लीटर की ज्ञात करना है। तो हम इसलिए क्या करेंगे, आपने एक नियम पढ़ा होगा, तो विलयन के V लीटर में 10 मोल हैं तो 1 लीटर में कितने होंगे, 1/V कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, विलय के मूलों की संख्या बटे विलयन का लीटर में आयतन। ये आपका सबसे सिंपल फॉर्मूला हो गया। अब विलय के मूलों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? विलय का द्रव्यमान और उसमें हम उसके अणु द्रव्यमान का भाग देंगे। विलय का द्रव्यमान बटे विलय का अणु द्रव्यमान, ये हो गया विलय के मूलों की संख्या। तो ये अपन ने विलय के मूलों की संख्या ऊपर लिख दी और नीचे विलयन का लीटर में आयतन दिया हुआ है। तो या हम इसका भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि विलयन का जो आयतन है वो लीटर में ही दिया हो। सामान्यतः इसको मिलीलीटर में दर्शाया जाता है और थोड़ी कम मात्रा में विलयन बनाए जाते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, लीटर को मिलीलीटर में बदल लेंगे। तो लीटर को मिलीलीटर में बदलना होता है, कितने गुणा करना है? 1000 का गुणा करना है। उसको बराबर करने के लिए ऊपर भी 1000 गुणा करना होगा। तो हमने ऊपर भी 1000 गुणा कर दिया। तो इस तरह ये हो जाएगा WB यानी विलय का ग्राम में द्रव्यमान बटे MB, ये तो हो गया मूलों की संख्या, और ये 1000 और यहाँ पे विलयन का मिलीलीटर में आयतन। ये इस फॉर्मूला रख देंगे हम, ये वर्किंग फॉर्मूला हो गया आपका। जैसे ही हम इसमें मान रखेंगे तो हमें मूलरता प्राप्त हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला भी आपका सामान्यतः इसको ही प्रयोग में लाया जाता है। M बराबर WB ग्राम में गुणे 1000 बटे MB गुणे V मिलीलीटर। यहाँ पे आपने देखिए VB विलय का द्रव्यमान है, MB विलय का अणु भार है और V विलयन का आयतन है। और इसमें प्रयुक्त करेंगे तो मिलीलीटर में आएगा और इसमें प्रयुक्त करेंगे तो लीटर में आएगा। जो इसकी इकाई क्या हो जाएगी पता है, ऊपर मोल है नीचे लीटर है, तो इसका इकाई हो जाएगी मोल प्रति लीटर।
इसका एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड के 500 ml मिलीलीटर बिलियन में आपके 2 ग्राम NaOH घुला हुआ है। इसकी मूलता आपको ज्ञात करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो अणु द्रव्यमान है कितना होगा, यदि आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो उसको कैलकुलेट कर लीजिए। सोडियम का अणुभार माने सोडियम का अणुभार कितना है, परमाणु भार, सोडियम का एक परमाणु है, परमाणु भार 23 रहेगा। ऑक्सीजन का एक परमाणु 16 है और हाइड्रोजन का एक परमाणु 1 है। इनको तीनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 40। तो ये हो गया आपका MB। तो MB की जगह 40 रख दिया आपने। और बिले का द्रव्यमान आपको 2 ग्राम दिया ही हुआ है तो यहाँ पे 2 रख दीजिए आप। और आयतन आपको 500 ml दिया है, 500 मिलीलीटर यहाँ रख दीजिए, 1000 आपको यहाँ रखेंगे। इसको जैसे ही करेंगे हम तो 1/10 आ जाएगा। इसको काट दीजिए, 500 × 2 करें 1000 आ जाएगा। इसको 4 हो जाएगा, 4 में 40 भाग देंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो 1/10 आ जाएगा। इस तरह से ये जो इसकी मूलता है 1/10 हो गई। इसको कैसे लिखा जाता है, M/10 बिलियन या 1/10 मोलर बिलियन। इस तरह के और एग्जाम्पल आपको दिए हैं, किताब में एक्सरसाइज में भी दिए हैं, तो उनको आप हल कर लीजिएगा। इस तरह से अभ्यस्त हो जाइएगा अच्छी तरह से। अब हम देखेंगे मूललता। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी काफ़ी प्रयुक्त होता है। जो मूललता यानी मोललिटी है, इसको हम इस तरह परिभाषित करते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या मूललता कहलाती है। इसे स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। ध्यान रखिए, मूललता कैपिटल M से व्यक्त करते थे, इसको हम स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। इसमें भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, विलेय के मूलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे हमें विलायक का द्रव्यमान लेना है। वहाँ पे क्या लिया था, बिलियन का लीटर में आयतन। यहाँ पे हमें लेना है विलायक का द्रव्यमान। तो हमने विलायक का द्रव्यमान लिया नीचे, और अब विलेय के मूलों की संख्या वैसे ही निकाल लेंगे, WE/MB और बटे WA क्या है जी, विलायक का द्रव्यमान है। क्या में लिखना है, किलोग्राम में। अब सामान्यतः हम जो जो बिलियन बनाते हैं तो इतना बड़ा नहीं बनाते कि उसको किलोग्राम में घोले, मात्रा अपन ग्राम में ही घोलते हैं। तो हमें किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, 1000 का गुणा करना होगा। यहाँ 1000 गुणा करेंगे तो ऊपर भी 1000 गुणा करना होगा। तो ये हो जाएगा WB × 1000 बटे WA ग्राम में × MB। तो इस तरह से ये फॉर्मूला आपका मूललता ज्ञात करने के लिए अपन प्रयुक्त करते हैं। इसके पदों का आपको पता ही है। WB क्या है, विलेय का द्रव्यमान है, ये भी ग्राम में व्यक्त करते हैं। WA विलायक का द्रव्यमान है, ये भी आप ग्राम में व्यक्त करते हैं। और MB विलेय का अणुभार है। इसकी इकाई क्या हो जाएगी, मोल प्रति किलोग्राम, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिया था नीचे, विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। आज केवल दोनों की बात करेंगे, इसकी आगे आप आगे देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो इसमें हम दो चीज़ें आप यहाँ देख रहे हैं, दोनों में अंतर भी थोड़ा सा समझ लें। देखिए यहाँ पे जब हमने मोलरता की बात की थी तो यहाँ पे हमने क्या लिया था, विलेय की वह मात्रा जो 1 लीटर में घुली हुई है। तो यहाँ पे हमें बिलियन के 1 लीटर की बात की है, और यहाँ पे विलायक का 1 किलोग्राम की बात की है। तो इन दोनों में मात्रा में अंतर आएगा। अच्छा, यदि ताप का प्रभाव इस पर डालेंगे तो ताप से क्या होगा, आयतन बढ़ेगा, तो बिलियन के आयतन में प्रभाव पड़ेगा, इसलिए इस पर ताप का प्रभाव पड़ता है। ताप बढ़ाने पे क्या होगा, इसकी मूलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि आयतन बढ़ जाएगा। ये नीचे का पद ये बढ़ेगा, हर बढ़ेगा तो भिन्न का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। लेकिन मूललता पे ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि मूललता में आपका आयतन तो लिया नहीं है, आपने द्रव्यमान लिया है, और द्रव्यमान पे ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इस पर ताप का कोई प्रभाव नहीं होता है। एक और अब जी एक अंतर, महत्वपूर्ण अंतर हो गया। एक अंतर तो आपको पता ही है, उसमें विलेय का द्रव्यमान, उसमें बिलियन का लीटर में आयतन लेते हैं, यहाँ पे विलायक का द्रव्यमान लेते हैं। इसको कैपिटल M से व्यक्त करते हैं, इसको स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। एक अंतर परिभाषा का हो जाता है। तो हम इसकी और अभ्यास करिए आप, पुस्तक में अभ्यास में ये इसके प्रश्न दिए हुए हैं, क्योंकि ये बिल्कुल बहुत आपको अच्छी तरह से ध्यान समझ लेना है, क्योंकि अब जो परीक्षाओं में प्रश्न आने लगे हैं उसमें न्यूमेरिकल्स की मात्रा बढ़ गई है, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप जब बैठते हैं तो उसमें भी बहुत सारी गणनाएं होती हैं, और जब हम गणनाएं करने में सक्षम हो जाते हैं तभी हम उस अवधारणा को अच्छे से समझ सकते हैं। तो आप लोग सभी प्रश्नों का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें।
बाकी जो अन्य विधियाँ हैं वो अगले भाग में लेंगे, उन पर अगले भाग में चर्चा करेंगे। और इसमें यदि कोई समस्या आती है तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि हमें इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, और जहाँ पे हम संशोधन किया है वो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो आपको संशोधन करना है, असंतृप्त विलयन में विलय की मात्रा संतृप्त विलयन की तुलना में कम है। यहाँ पे अधिक ना होकर के यहाँ क्या लिखना है आपको, कम है।